नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आरजे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं डिजिटल मार्केटिंग के एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट 2 को। इसका पहला भाग पहले ही आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, मेरे चैनल पे उपलब्ध है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और यहाँ ऊपर भी आप देख सकते हैं। और दूसरे भाग में हम आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि द फर्स्ट स्टेप ऑफ IDIC मॉडल इज इंटरैक्ट, आइडेंटिफाई, डिफ्रेंशिएट या कस्टमाइज। IDIC मॉडल का पहला स्टेप क्या है? इंटरैक्ट करना, आइडेंटिफाई करना यानी पता लगाना, डिफ्रेंशिएट करना यानी अंतर करना, या फिर कस्टमाइज। कस्टमाइज मतलब कस्टमर के हिसाब से किसी चीज़ को बनाना। तो देखो, IDIC मॉडल एक CRM मॉडल है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का एक मॉडल है। इस मॉडल को पीपर एवं रोजर ग्रुप ने जारी किया था और इसमें आई का मतलब होता है आइडेंटिफाई, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। यहाँ पे आई का मतलब है आइडेंटिफाई, डी का मतलब होता है डिफ्रेंशिएट, दूसरी बार जो आई आया है इसका मतलब होता है इंटरैक्ट, और सी का मतलब होता है कस्टमाइज, ठीक है। पहले वाले आई का मतलब है आइडेंटिफाई। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ QCI मॉडल। QCI मॉडल का पूरा नाम क्या है? क्वालिटी कम्पिटिटिव इंडेक्स मॉडल, क्वांटिटी कम्पिटिटिव इंडेक्स मॉडल, क्वालिटी कॉम्प्लेक्स इंडेक्स मॉडल या क्वांटिटी कॉम्प्लेक्स इंडेक्स मॉडल। तो ये भी CRM का मॉडल है। QCI मॉडल का फुल फॉर्म होता है क्वालिटी कम्पिटिटिव इंडेक्स मॉडल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द 3 की ऑब्जेक्टिव ऑफ QCI मॉडल आर। QCI मॉडल के 3 प्रमुख उद्देश्य क्या क्या हैं? आइडेंटिफाई, डिफ्रेंशिएट एंड इंटरैक्टिंग, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, एक्विजिशन, रिटेंशन एंड पेनिट्रेशन, या स्ट्रेटेजिक क्रिएशन, वैल्यू जनरेशन एंड इंटीग्रेशन। तो देखो, QCI मॉडल जो है इसमें जो 3 स्टेप बताए गए हैं, 3 ऑब्जेक्टिव बताए गए हैं, वो है एक्विजिशन, रिटेंशन एंड पेनिट्रेशन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। यानी सबसे पहले आप कस्टमर को एक्वायर कीजिए, फिर उसे बनाए रखने का प्रबंध कीजिए, अपने साथ जोड़े रखने का प्रबंध कीजिए, रिटेंशन, और उसके बाद मार्केट में पेनिट्रेट कीजिए, यानी और ज़्यादा गहराई से अपने मार्केट में अपनी स्थिति को बनाइए। तो ये QCI मॉडल बताता है। अगला प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर इसेंशियल फॉर अ सक्सेसफुल CRM इंस्टॉलेशन। एक अच्छे संबंधात्मक विपणन प्रबंध के लिए कौन से घटक महत्वपूर्ण हैं? CRM रीडनेस, CRM चेंज एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फॉर CRM, या ऑल ऑफ दीज। तो देखो, ये चारों ही चीज़ ज़रूरी होती है, तीनों ही चीज़ ज़रूरी होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ CRM सोल्यूशन फॉर बिजनेस। व्यापार के लिए CRM संबंधी सेवाएं प्रदान करने का काम कौन नहीं करता है? ट्विटर, monday.com, HubSpot या कीप। तो देखो, monday.com, कीप और HubSpot ये तीनों CRM सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ट्विटर जो है CRM के लिए नहीं है, ये तो एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द क्वांटिटी ऑफ पीपल हु हैव प्रीवियसली विजिटेड द वेबसाइट इज रेफर्ड टू एज। यानी ऐसे लोग जो पहले आपकी वेबसाइट को आकर देख चुके हैं या पहले आपकी वेबसाइट पे आ चुके हैं, उनकी संख्या को क्या कहा जाता है? पेज व्यू, न्यू विजिटर, रिटर्निंग विजिटर्स, या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऐसे व्यूअर जो आपके वेबसाइट पे पहले आ चुके हैं और बाद में दोबारा आते हैं, ऐसे विजिटर्स को रिटर्निंग विजिटर कहा जाता है, ठीक है। पहली बार जो व्यक्ति आता है उसे न्यू विजिटर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, व्हाट रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ टाइम अ पेज ऑन अ वेबसाइट हैज़ बीन विजिटेड। यानी किसी वेबसाइट पे कोई पेज जितनी बार देखा गया हो उसकी संख्या को क्या कहा जाता है? पेज व्यू, सेशन, यूनिक पेज व्यू, या नन ऑफ दीज। तो देखो कि जितना भी बार किसी पेज को देखा गया है वेबसाइट पर, उसके टोटल नंबर को पेज व्यू कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा।
इसके बाद है व्हाट इज अ कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज डेट हैपन ऑन अ वेबसाइट ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। यानी एक निश्चित समयावधि में किसी वेबसाइट पर जो क्रियाएं होती हैं उसके कलेक्शन को क्या कहा जाता है? पेज व्यू, सेशन, यूनिक पेज व्यू या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सेशन। ठीक है ना। एक वेबसाइट पर एक विशेष समय के अवधि के दौरान जितनी भी एक्टिविटी होती है उसे इकट्ठे जब देखा जाता है तो उसे कहा जाता है सेशन। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इफेक्टिव प्रैक्टिस फॉर गुड वेब एनालिटिक्स। यानी निम्न में से कौन सा वेब एनालिटिक्स का एक अच्छा प्रैक्टिस नहीं है, एक अच्छा व्यवहार नहीं है? जस्ट कंसंट्रेट ऑन द ट्रैफिक, केवल भीड़ पे ध्यान केंद्रित करना, पेयरिंग डाटा विथ इंसाइट, यानी डेटा को जो है एक इंसाइट के साथ पेयर करना, एग्जामिन द कंटेस्ट ऑफ द डेटा, डाटा के कंटेस्ट यानी संदर्भ को मापना या उसकी जांच करना, शेयरिंग एंड आस्किंग फॉर फीडबैक फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स, यानी जो हमारे सहयोगी हैं या कस्टमर हैं उनसे फीडबैक लेना और शेयर करना। तो देखिए यहाँ पे केवल ट्रैफिक को इकट्ठा करना यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे पास विजिट करें वेबसाइट, इसे एक गुड प्रैक्टिस नहीं माना जा सकता है, एक इफेक्टिव प्रैक्टिस नहीं माना जाता है वेब एनालिटिक्स का। ठीक है, बाकी चीज़ें भी महत्वपूर्ण होती हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ वेब एनालिटिक्स टूल। यानी कौन सा वेब एनालिटिक्स का टूल नहीं है? गूगल एनालिटिक्स, हब स्पॉट, क्रेजी एग या कैनवा। तो देखो यहाँ पे कैनवा जो है ये वेब एनालिसिस के लिए नहीं यूज होता है। कैनवा एक तरीके का फ़ोटो एंड वीडियो एडिटर है। बाकी हब स्पॉट, गूगल एनालिटिक्स और क्रेजी एग ये सब वेब एनालिटिक्स टूल के रूप में काम आते हैं। अगला प्रश्न है फेसबुक वाज लॉन्च्ड इन द विच ईयर। फेसबुक कब लॉन्च किया गया था? 2010, 2006, 2004 या 2001। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, फेसबुक 2004 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ KPI टू एनालाइज आवर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेज। यहाँ देखो, यहाँ KPI का मतलब होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ये बताता है कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा है, यानी जो जो चीज़ें परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने के काम में आती हैं उसे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कहा जाता है और ये KPI शॉर्ट में कहा जाता है। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को एनालाइज करते वक्त कौन कौन से मुख्य परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं? इम्प्रेशन, रीच, इंगेजमेंट या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑल ऑफ दीज। देखो, इम्प्रेशन का मतलब है कि जितने लोगों को आपके वीडियो को देखने के लिए सामने रखा गया, थंबनेल या फोटो दिखाई दी कि आप इसे टच करके देखें, उसे कहते हैं इम्प्रेशन। रीच का मतलब है कि कितने लोगों तक आपकी वीडियो पहुंची, और इंगेजमेंट का मतलब है कि कितने लोगों ने वास्तव में आपका वीडियो देखा। तो ये तीनों ही की परफॉर्मेंस इंडिकेटर माने जाते हैं। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट हेल्प अस टू शेड्यूलिंग इंस्टाग्राम कंटेंट। यानी निम्न में से कौन सी चीज़ जो है इंस्टाग्राम कंटेंट को शेड्यूल करने के मदद नहीं करती है। शेड्यूल करने का मतलब कि कोई कंटेंट हमने बनाया और उसे हम बाद में दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर या कौन सी वेबसाइट हेल्प नहीं करेगी? हब स्पॉट, स्प्रॉट सोशल, हुटसूट या अमेजन। तो ये तो बड़ा ही सिंपल है। अमेजन जो है ये इंस्टाग्राम से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये तो एक बिजनेस प्लेटफार्म है, ट्रेडिंग प्लेटफार्म है। बाकी तीनों वेबसाइट जो हैं वो इंस्टाग्राम कंटेंट को शेड्यूल करने के काम में आती हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल मीडिया इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी फॉर ईमेल मार्केटिंग। मतलब ईमेल मार्केटिंग के लिए निम्न में से कौन सा एक सोशल मीडिया एकीकरण रणनीति है? ठीक है ना, सोशल मीडिया को एकीकृत करके किस तरीके से ईमेल मार्केटिंग में फ़ायदा उठाया जा सकता है? एडिंग ईमेल ब्लास्ट टू द सोशल मीडिया इनिशिएटिव, रिमाइंडिंग रीडर अबाउट योर सोशल नेटवर्क,
इंक्लूडिंग सोशल शेयरिंग बटन ऑन आवर फुटर या इंक्लूडिंग सोशल मीडिया पोस्ट ऑन आवर वेबसाइट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि यदि सोशल मीडिया पोस्ट को अपने वेबसाइट पे हम डाल दें तो इसके माध्यम से हम सोशल मीडिया को अपने ईमेल मार्केटिंग के साथ एकीकृत कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति ईमेल प्राप्त करता है और उसके माध्यम से वेबसाइट पे जाता है और वहीं पे आपके सोशल मीडिया के पोस्ट भी उसे दिखाई दे जाएंगे, यानी वो उसे एक और चीज़ देखने को मिलेगी, एक और जानकारी उसके सामने आएगी। तो ये सोशल मीडिया और ईमेल मार्केटिंग को आपस में जोड़ने की एक रणनीति है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल मीडिया इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी फॉर आवर वेबसाइट। निम्न में से कौन सी एक ऐसी रणनीति है जो सोशल मीडिया को हमारे वेबसाइट के साथ जोड़ती है? एडिंग सोशल शेयरिंग लिंक टू आवर ब्लॉग पोस्ट, मेकिंग अ सोशल लॉगिन ऑप्शन अवेलेबल, इंटेंट या ऑल ऑफ दीज। तो देखो, यदि हम अपने वेबसाइट पे सोशल मीडिया के लिंक को दे दें अपने ब्लॉग वगैरह के नीचे, या अपने सोशल मीडिया पे लॉगिन करने का ऑप्शन ही दे दें अपने वेबसाइट पे, या इंटेंट प्रोवाइड कर दें, तो ये तीनों ही जो है सोशल मीडिया इंटीग्रेशन की स्ट्रेटेजी में आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन द यूट्यूब मार्केटिंग। यूट्यूब के माध्यम से जो मार्केटिंग होती है उसमें कौन सा एक महत्वपूर्ण बिंदु नहीं है या महत्वपूर्ण कदम नहीं है? कोलाबरेटिंग विद द अदर बिजनेस, अन्य व्यवसायों के साथ जो है कोलाबरेट करना, प्रमोटिंग यूट्यूब वीडियोज, यूट्यूब के वीडियो को प्रमोट करना, क्रिएटिंग हाई क्वालिटी कंटेंट यानी उच्च कोटि के कंटेंट को तैयार करना, या पोस्टिंग अ वीडियो ट्वाइस अ डे यानी एक दिन में 2 वीडियो अपलोड करना या पोस्ट करना। तो देखो, यूट्यूब मार्केटिंग में ये तीनों पॉइंट महत्वपूर्ण माने जाते हैं कि अन्य बिजनेस के साथ आप कोलाबरेट करें, उसका ऐड वगैरह उसमें ऐड करें अपने वीडियो में, अपने यूट्यूब वीडियो को प्रमोट कीजिए, हाई क्वालिटी कंटेंट बनाइए ताकि आपके जो व्यूअर हैं वो ज़्यादा पसंद करें उसे। लेकिन एक दिन में 2 वीडियो डालना ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। यूट्यूब मार्केटिंग में वीडियो की संख्या केवल मायने नहीं रखती है, वीडियो की क्वालिटी मायने रखती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द फुल फॉर्म ऑफ CPV इज। CPV का फुल फॉर्म क्या है? कास्ट पर व्यू, क्लिक पर व्यू, कंटेंट पर व्यू या कास्ट पर विजिट। तो CPV का फुल फॉर्म होता है कास्ट पर व्यू, यानी यदि कोई एक व्यक्ति को आपका ऐड दिखाया जाता है तो उसके बदले में यूट्यूब आपसे जो चार्ज लेता है वो होता है कास्ट पर व्यू। अगला प्रश्न है, यूट्यूब एडवाइस यूजिंग अ विच इमेज ऑन अ थंबनेल, यानी यूट्यूब थंबनेल पे किस साइज के इमेज को लगाने के लिए सलाह देता है? 720 मल्टीप्लाइड बाई 1280, 1280 मल्टीप्लाइड बाई 720 पिक्सल, 1200 मल्टीप्लाइड बाई 600 पिक्सल या 600 मल्टीप्लाइड बाई 1200 पिक्सल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यूट्यूब कहता है कि आप अपना जो भी थंबनेल लगाते हैं, थंबनेल का मतलब वो पहली फ़ोटो जो वीडियो के ऊपर दिखाई देती है व्यूअर को, जिसे देख के व्यूअर उसे क्लिक करता है और वीडियो को प्ले करता है, उसे कहते हैं थंबनेल। तो थंबनेल पे जो फ़ोटो लगाई जाती है उसके रिजोल्यूशन के बारे में यूट्यूब एडवाइस देता है कि वो HD में होना चाहिए, और HD रिजोल्यूशन का मतलब होता है कि 1280 मल्टीप्लाइड बाई 720 पिक्सल का उसका होना ज़रूरी है। ठीक है, वो रिकमेंड करता है कि यदि इस साइज़ का आप लगाएंगे थंबनेल तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला प्रश्न है, अच्छा एक चीज़ है कि 16:9 के रेशियो में होना चाहिए थंबनेल, कभी भी 16:9 के रेशियो में लंबाई चौड़ाई उसकी होनी चाहिए। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुटेबल मीडियम टू प्रमोट आवर यूट्यूब चैनल, यानी अपने यूट्यूब चैनल को प्रमोट करने के लिए कौन सा एक उपयुक्त माध्यम है? ब्लॉग पोस्ट एंड वेबसाइट, सोशल मीडिया, ईमेल या ऑल ऑफ दीज। तो देखो, यूट्यूब चैनल को सभी के माध्यम से प्रमोट किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, ऑल ऑफ दीज। आप अपने ब्लॉग पोस्ट और वेबसाइट पे भी अपने चैनल के बारे में जानकारी दे सकते हैं, अपने सोशल मीडिया पेज पर भी बता सकते हैं, ईमेल के माध्यम से भी अपने जानने वाले लोगों को अपने चैनल के बारे में बता सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूट्यूब मार्केटिंग सॉफ्टवेयर। निम्न में से कौन सा एक यूट्यूब के विपणन का सॉफ्टवेयर नहीं है? एडोब इनडिजाइन, विडआईक्यू, सोशल ब्लेड या बजसुमो। तो देखो, विडआईक्यू, बजसुमो और सोशल ब्लेड, ये तीनों ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो यूट्यूब मार्केटिंग का काम करते हैं। यूट्यूब पे आप किस तरीके से अपने आप को ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, उसके लिए तमाम जानकारी और सुविधाएं, सेवाएं प्रदान करते हैं। एडोब इनडिजाइन जो है ये एक अलग चीज़ है, ये यूट्यूब मार्केटिंग में यूज नहीं होता है। अगला प्रश्न है, द फर्स्ट मार्केटिंग ईमेल वाज सेंड इन। पहला मार्केटिंग ईमेल कब भेजा गया था? 1990, 1978, 1965 या 1988? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1978, यानी 1978 में पहली बार मार्केटिंग रिलेटेड ईमेल भेजा गया था। इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीड मैग्नेट। ई बुक, रिपोर्ट, टेम्पलेट या ऑल ऑफ दीज। ये देखो, लीड मैग्नेट का मतलब क्या है? लीड कहते हैं उन संभावित ग्राहकों को जो आपसे जुड़ सकते हैं, और मैग्नेट का मतलब है अपनी ओर खींचने वाला। यानी निम्न में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो संभावित ग्राहकों को अपने ओर खींचती है, या संभावित ग्राहकों को अपना मतलब ईमेल आपके साथ शेयर करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, यानी किसके माध्यम से आप ग्राहकों के ईमेल को, संभावित ग्राहकों को ईमेल को अपने मेल लिस्ट में जोड़ सकते हैं, इसी को कहा जाएगा लीड मैग्नेट। तो ई बुक, रिपोर्ट, टेम्पलेट या ऑल ऑफ दीज। तो देखो, इन तीनों के माध्यम से आप लीड मैग्नेट के रूप में इन तीनों को यूज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ कैन स्पैम। कैन स्पैम का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, कंट्रोलिंग द असॉल्ट ऑफ नॉन सॉलिसिटेड पोर्नोग्राफी एंड मार्केटिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, इसे याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपीआर। जीडीपीआर का फुल फॉर्म क्या है? तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। जीडीपीआर का मतलब है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इसके बाद है, स्पॉटिफाई ईमेल कैंपेन आर सक्सेसफुल बिकॉज। स्पॉटिफाई के ईमेल कैंपेन जो है ज़्यादा सफल रहते हैं क्योंकि दे मेक फॉल्स प्रॉमिस टू देयर ऑडियंस। वो अपने ग्राहकों के साथ गलत प्रॉमिस करते हैं। दे ऑफर पर्सनलाइजेशन टू देयर ऑडियंस। वो अपने ग्राहकों को पर्सनलाइजेशन ऑफर करते हैं, यानी उनके अनुसार जो है ईमेल को डिजाइन करते हैं। दे ऑफर जॉब टू देयर ऑडियंस। वो अपने ग्राहकों को जॉब ऑफर करते हैं। दे सेंड एवरीवन द सेम मेल्स, यानी वो सभी लोगों को एक ही तरीके का ईमेल भेजते हैं। तो स्पॉटिफाई जो है ना, ये पर्सनलाइजेशन के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा कि वो क्योंकि अपने ऑडियंस के साथ पर्सनलाइजेशन ऑफर करते हैं, यानी उनके अनुसार ईमेल को डिजाइन करते हैं, इसलिए वो ज़्यादा सफल है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। निम्न में से कौन सी बात सही है? वी शुड गो ऑल इन एट द बिगनिंग ऑफ आवर डिजिटल मार्केटिंग प्लान। अपने डिजिटल मार्केटिंग योजना में हमें सब काम एक साथ शुरू से ही करना चाहिए। वी शुड स्ट्रेटिटाइज आवर बजट एलोकेशन फॉर डिजिटल मार्केटिंग, यानी डिजिटल मार्केटिंग के लिए हमें अपने खर्चों को या खर्चों के बजट को बनाने की रणनीति अपनानी चाहिए, यानी बजट को एलोकेट करना चाहिए अलग अलग कामों के लिए। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ कॉस्ट कंट्रोल इन डिजिटल मार्केटिंग, यानी डिजिटल मार्केटिंग में किसी तरीके के कॉस्ट कंट्रोल की, लागत को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, या नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, जब भी कोई फर्म या कोई संस्था डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाती है तो वो एक बार में सब कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि इन सब चीज़ों के खर्चे भी बहुत होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कि हम अपने खर्चे का एक बजट बनाएं और उसके अनुसार जो है डिजिटल मार्केटिंग पे उन खर्चों का बंटवारा करें। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ROI। ROI का फुल फॉर्म क्या होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रीच ऑन इन्वेस्टमेंट,
रिच ओवर इन्वेस्टमेंट या नन ऑफ दीज। तो ROI तो फाइनेंस का एक टर्म है, उसका मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी जितना इन्वेस्टमेंट किया गया उस पर कितना लाभ हम कमा पा रहे हैं। अगला प्रश्न है विच ऑफ फॉलोइंग इज अ कॉस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल विपणन में कौन सा एक कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है, कम लागत पे ज़्यादा फायदा पहुंचाता है? रीटारगेटिंग एड, SEO, यूट्यूब मार्केटिंग या नन ऑफ दीज। तो देखो रीटारगेटिंग एड्स यानी जिन लोगों के पास हमारा पहले से प्रोडक्ट के बारे में जानकारी है या जो लोग हमारे ऐड को पहले देख चुके हैं उनको दोबारा टारगेट करना, दोबारा से ऐड दिखाकर उनको अपने ओर आकर्षित करना, ये सबसे कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है डिजिटल मार्केटिंग का। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। निम्न में से डिजिटल मार्केटिंग का कॉस्ट इफेक्टिव तरीका कौन सा नहीं है? रीटारगेटिंग ऐड, ईमेल मार्केटिंग, SEO या नन ऑफ दीज। तो देखें इन तीनों में SEO सबसे खर्चीला तरीका है। SEO करने के लिए बहुत एक्सपर्ट टीम की आवश्यकता होती है, बहुत सारे प्लान बनाने पड़ते हैं, योजनाएं बनानी पड़ती हैं और खर्चा बहुत लगता है, इसलिए SEO जो है खर्चीला काम है, वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। हाउ कैन वी क्रिएट बजट फ्रेंडली ब्रांड अवेयरनेस ऑनलाइन, यानी हम कम खर्चे में या अपने बजट के अंदर अपने ब्रांड के प्रति ऑनलाइन अवेयरनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं? कंटेंट क्रिएशन, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग या ऑल ऑफ दीज। तो देखो बजट फ्रेंडली तरीके से ये तीनों ही तरीके बजट फ्रेंडली हैं जिसके माध्यम से हम अपने ब्रांड अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होता है। इसके पहले पार्ट को आप लोग ज़रूर देखिएगा, दोनों पार्ट मिला के मुझे उम्मीद है कि काफ़ी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बेसिक ऑफ कंप्यूटर का वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड छोटी मोटी चीज़ें किसी भी पेपर में पूछी जा सकती हैं। बाकी और भी जो वीडियो आपको उपलब्ध हो उसे भी आप देखिए। पहली बार पेपर हो रहा है तो कहाँ से पेपर बनेगा और क्वेश्चंस बनेंगे इसके बारे में कोई कह नहीं सकता है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू।